नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको किस तरह से मैंने स्प्रे किया था ताकि फ्लावरिंग के पहले आपको एहतियातन दो बार आपको स्प्रे करना है। और उस दो स्प्रे के बीच में तकरीबन 15 दिनों का हमने गैप रखा था। तो पूरे भारतवर्ष में जो फ्लावरिंग का सीज़न है दोस्तों वो दिसंबर से लेकर जनवरी तक रहता है और फ्रूट फॉर्मेशन जो रहता है वो जनवरी से लेकर मई तक। तो ये डिपेंड ऑन वैरायटी, मतलब जो अर्ली वैरायटीज़ है जैसे केसर है और अल्फांसो है उसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी आती है और उसके फल भी जल्दी पकड़ते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। और जो लेट वैरायटीज़ हैं जैसे पूसा अरुणिमा है और जो चौसा है ये थोड़े से पीछे होंगे उनके फ्लावर और उनकी फ्रूटिंग भी लेट तक चलती है। तो एहतियातन आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि यदि आपके यहाँ आम का पेड़ लगा है और उसमें फ्लावरिंग आ चुकी है तो उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, और यदि फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो क्योंकि अभी टाइम है उसको आने में, तो उसके पहले आप क्या उपाय करें कि आपको फ्लावरिंग अच्छी है। और फ्लावरिंग के साथ साथ आमों की फलों की संख्या जो मोर में रहती है वो ज़्यादा ठहरे और संख्या के साथ साथ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी हो जाता है यदि आप बिजनेस सेटअप माइंड पे आप आम की खेती कर रहे हैं तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज का जो स्पेसिफिक वीडियो उसी के बारे में है। और ये देख सकते हैं ये इस तरह से फ्लावरिंग आ चुकी है। हमने नॉर्मल जो स्प्रे किया था उसका परिणाम आप देख सकते हैं। ये अर्ली वैराइटीज़ है, अल्फांसो हैं, केसर हैं, इनकी फ्लावरिंग आ चुकी है। कुछ और पौधे हैं जो दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो में, अपन चलते चलते बात करेंगे और बताते जाऊंगा मैं। जो रिज़ल्ट हमने पिछली बार छिड़काव किया था उसका मैं दिखाता हूं आपको। इस तरह से फ्लावरिंग आई है। अब उसका परिणाम ये रहता है दोस्तों कि उसमें कीट पतंग का प्रकोप कम हो जाता है और जो हानिकारक पेस्ट रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी आती है। और फ्लावरिंग के बाद इसमें एक जो चीज़ मैं इम्पोर्टेंट है बोलना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे तरीके रहते हैं कि सब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बाकी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्ट भी रहते हैं कि जो आम को फूल निकलने के लिए उत्तेजित करते हैं। उसमें एक जो रहता है खासकर टेम्परेचर रहता है। ये जो फूल आने के लिए कम से कम 15 से 20 डिग्री दिन में तापमान होना चाहिए और रात को 10 से 15 डिग्री, थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए। दूसरा, ब्राइट सनशाइन इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। सूर्य का प्रकाश काफ़ी तेज़ और बढ़िया से अंदर तक इसको पाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्रूनिंग के लिए मैं बार बार बोलता हूं आपको, प्रूनिंग एक ऐसा मेथड है जो हमेशा इनिशिएट करता है फ्लावरिंग के लिए आम के पेड़ को। तो ब्राइट सनशाइन तभी होएगी, अंदर तक जाएगी जब प्रूनिंग आप करोगे हर साल। तो हार्वेस्ट के बाद प्रूनिंग कर सकते हैं आप। तो ये एक रहता है रीज़न। और अभी के टाइम में देखिए ये रिज़ल्ट है। इसके बाद इसमें ब्राइट सनशाइन भी हो रहा है, बावजूद पिछले 4-5 दिनों से हेजी सनशाइन है। तो इसमें कुछ मोर जो हैं वो इफेक्टेड रहते हैं। ये जैसे दिखाता हूँ आपको, इस तरह से ब्लैकिश फॉर्मेशन हो जाता है और फूल इसके झड़ने चालू हो जाते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल फैक्ट है, आप हमेशा इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाकी ये रहता है। अब हम क्या है कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो जानकारियां हैं वो बताता हूं मैं। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, वो इसका फल आ गए हैं तो ठीक है, इसको प्रॉपर पॉलिनेशन ज़रूरत है। इसका मतलब परागण की जो क्रिया है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये पुष्प में खासियत ये रहती है कि नर और मादा एक ही पुष्प पे रहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन नेसेसरी है। जैसे आपको दिखाता हूँ, अभी दिख रहा था इसमें है या नहीं, कुछ मक्खियाँ और कीड़े पॉलिनेशन की क्रिया को कर रहे थे इसमें, शायद उस मोर पे हैं, उस वाले में। तो ये क्रिया कंपलसरी है, होनी चाहिए। और क्रॉस पॉलिनेशन का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें फलों की संख्या बढ़ जाती है और जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है फल का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक क्रिया है।
तो अभी आप इसमें अपन मेडिसिन का छिड़काव करेंगे तो बार बार मैंने कहा है मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कि परागकण की क्रिया, इसमें कीट पतंगे बैठेंगे ही नहीं दवाई के असर से, तो परागकण होगा कहाँ से। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी करना नहीं है स्प्रे पेस्टिसाइड, जो पहले मैं बताया था उस टाइम पे किए होते तो बढ़िया रहता। अभी ये है, अभी के टाइम में जो इनिशिएटिव है वो हमको जो करना है फ्लावरिंग के लिए, वो तरीका मैं आगे बताऊंगा। ये एक बेसिक जानकारी थी। इसमें कुछ मैं अभी भी परागण की क्रिया हो रही है, इसमें दिखाना चाहूँगा। उस वाले में बड़ी सी मक्खी बैठी है। तो परागण की जो क्रिया है वो मधुमक्खी, तितली और मक्खियाँ, चींटी, ये सब के द्वारा होता है। तो इसलिए अभी दवाई का छिड़काव करना नहीं है, जो हो गया है हो गया है। और इन्वायरमेंटल फैक्ट जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हैजी सनशाइन है, बदली है, बर्फ़ है, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो होना है होएगा। बाकी अपने एंड से जो आपको करनी है वो उसका बताया मैंने तरीका क्या करना है। अब आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ पेड़ मैंने छोड़ा था प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। इसका मैंने जंगली वाला काटा नहीं है पौधा, और ये प्रूनिंग भी नहीं किया है। तो इस तरह के पेड़ में आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा फ्लावरिंग आने में, या तो लेट होगा या आएगा तो भी कम आएगा, या फ्लावरिंग होने के बाद भी फलों की संख्या कम रहती है। और प्रूनिंग करने के बाद जैसे छोटा पेड़ है आपका, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत बढ़िया आती है और फलों की संख्या और फलों की क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव होएगी इसमें। तो मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर के बारे में, और क्या चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं और क्या एहतियातन बरतना है फ्लावरिंग के टाइम में, वो मैंने बताया। आगे आपको बताऊंगा कि क्या तरीका, जैसे कुछ पेड़ में अभी हुए नहीं हैं हमारे, ये फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बहुत सारे पेड़ में अभी लेट है, अर्ली वैरायटी में ही हुई है फ्लावरिंग। तो आप कौन सा प्रोसेस करें कि ये फ्लावरिंग होए इसमें, इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो मुख्यतः 4 चीज़ें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। इन चार चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें, और इन 4 चीज़ों पे यदि आप अच्छे से नियंत्रित इनका उपाय किए आप, तो बिल्कुल बहुत अच्छी 100% गारंटीड फ्लावरिंग आएगी, और अच्छे से आएगी और हर साल आएगी। तो चलिए दोस्तों, पहले चीज़ की बात करता हूँ मैं, पहला उपाय बताता हूँ आपको जो तय करती हैं। तो सबसे पहला है प्रूनिंग। प्रूनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। एक देख लीजिए, ये प्रूनिंग नहीं हुआ है, तो जहाँ पे ब्राइट सनशाइन हो रही है, लग रही है इस पेड़ पे, उस पर काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावरिंग हुई है। और अपोजिट साइड आप देखेंगे तो फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई है, इसको टाइम लगेगा आने में। तो प्रूनिंग आप बिल्कुल करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक भी दूंगा, कैसे प्रूनिंग करना है आपको, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है। प्रूनिंग करें। प्रूनिंग इसके टिप में जब आप प्रूनिंग करेंगे ना, तो ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को, कभी दबाता नहीं है। अननेसेसरी ब्रांचेस जब काटेंगे तो बर्डन भी पेड़ पे कम होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रूनिंग। प्रूनिंग करें। ये प्रूनिंग नहीं हुआ है और ये देखिए प्रूनिंग हुआ है, तो आप दोनों में आप अंतर देख सकते हैं फ्लावरिंग में। तो प्लांट में जो फलों की क्वालिटी है और फलों का साइज़ है, प्रूनिंग से बढ़ता है, और फ्लावरिंग भी उसकी बढ़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है प्रूनिंग का। प्रूनिंग आप ज़रूर करें, और सबसे बेस्ट टाइम जो है प्रूनिंग का वो आफ्टर हार्वेस्ट है। और आफ्टर हार्वेस्ट भी आप ना कर पाएँ तो अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच का जो टाइम है उसमें आप प्रूनिंग कर सकते हैं। आप अपने इन्वायरमेंटल के हिसाब से देखिए। एक ही शर्त है इसका, ह्यूमिड या फिर बारिश या बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए आपको प्रूनिंग करते समय। में आपकी जो सिंचाई की व्यवस्था है वो उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो आपका जो पेड़ है वो किस तरह से साल भर पानी दे रहे हैं, मॉइस्चर मेंटेन है या नहीं। हमने क्या है पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है कि हम इंटर क्रॉप लेते हैं कि बीच में और कुछ फसल लेते हैं। तो अभी हमने मूंग की फसल ली है, तो बीच बीच में हम लोग पानी इनको देते रहते हैं यहाँ, या स्प्रिंकलर से या फिर नॉर्मल मैनुअल, तो इसको पानी मिलता रहता है। तो वाटर मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा एक संयमित और एक नियंत्रित मात्रा में सिंचाई करें। फूल जैसे आ चुके हैं तो अब इसको सिंचाई बंद करना पड़ेगा, ये ड्राई रहेगा, मॉइस्चर नॉर्मल इन्वायरमेंट से लेगा वही ठीक रहेगा इसके लिए। यदि मैं ज़्यादा इसको सिंचित करूँ तो फूल झड़ने चालू हो जाते हैं। तो गर्मी में सिंचाई अच्छा से करें, फूल आने के बाद सिंचाई बंद कर दें, और फूल आने तक आप कंटिन्यूअस मॉइस्चर मेंटेन रखें। तो वाटर मैनेजमेंट का जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। यदि आपने प्रूनिंग नहीं की है तो ठीक है,
एडजस्ट हो जाएगा, वो चला लेंगे। पानी वाटर मैनेजमेंट भी आपने ठीक से नहीं किया है, अभी तक आपका पेड़ जिंदा है तो भी चल जाएगा। ये तीसरा और चौथा जो है खास इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप काइंड ऑफ याद माइंडसेट कर लेंगे, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये एकदम बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं तीनों। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, इनका यूज़ आपको करना है। नाइट्रोजन से होता ये है कि नाइट्रोजन से फल ये फूल जो है झड़ता नहीं है, फूल पे जो फल आते हैं वो भी झड़न कम हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन का यूज़ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे तभी, कम हो जाएगा तो चल जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है उसको। याद रखेंगे नाइट्रोजन आपको उसकी जो निश्चित मात्रा है उतना ही उपयोग करना है, या उससे कम करेंगे चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होने से फल में झड़न चालू हो जाती है, और दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ, जो अननेसेसरी ब्रांचेज हैं वो निकलने चालू हो जाते हैं फ्लावरिंग के साथ साथ। तो नाइट्रोजन का संतुलित इस्तेमाल करें और नियंत्रित इस्तेमाल करें। उसके बाद N के बाद आता है P फास्फोरस, जो क्या है इम्पॉर्टेंट है पेड़ के लिए। तो उसमें फल की पैदावार और फूल की जो संख्या है उसको बढ़ाता है वो फास्फोरस। तो फास्फोरस का यूज़ फूल निकलने के 15 दिन पहले ही इस्तेमाल करना है, वो चीज़ याद रखेंगे। फास्फोरस को आप बाद में देंगे तो बहुत कम मात्रा में दीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं, एकदम कम मात्रा। और अभी आपके पास टाइम है, जैसे ये आज 5 जनवरी है, अभी टाइम है अभी आने में, तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको आजकल में। तो फास्फोरस का यूज़ आप नियंत्रित करेंगे और उसको फूल के निकलने के 15 या 20 दिन पहले, या कम से कम 10 दिन पहले इस्तेमाल करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम फूल पे फलों की संख्या, फलों की झड़न, उसके अलावा फलों की साइज़ को बढ़ाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, और तीसरा है पोटास, जिसको पोटेशियम हम कहते हैं। तो पोटेशियम का भी संतुलित मात्रा इस्तेमाल करिए आप प्लांट की एज के हिसाब से। और उसमें एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पोटेशियम एक काम और करता है कि वो पोषक तत्वों को ज़मीन से लेके पेड़ के हर भाग तक फैलाने का काम करता है। पोषक तत्व, पानी, इन सब चीज़ों को, तो उसका ध्यान रखेंगे। ये पोटेशियम का छिड़काव बिल्कुल ज़रूर करें, और खाद में मिट्टी में देते हैं तो भी करें। और ये आप उसको अभी भी दे सकते हैं, टाइम है उसमें, पोटेशियम का ज़रूर दें। और पोटेशियम क्या है, एक चीज़ और, फलों की जो सड़न है, सड़न को रोकता है, प्लांट को स्ट्रेस से बचाता है। यदि जैसे बारिश हो गई या बर्फ़ गिर गई या बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो भी प्लांट की रक्षा करता है पोटेशियम। तो ये NPK में ना सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है पोटेशियम का, उस चीज़ का ध्यान रखें। पोटास ज़रूर डालें और नियंत्रित मात्रा में डालें, मात्रा से ज़्यादा मत डालिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस में, बर्फ़ से बचाता है, रोग से बचाता है, फलों को झड़न से बचाता है, न्यूट्रिएंट पूरा पहुंचाता है प्लांट के हर ब्रांचेस में। तो ये NPK को याद रखें। ये मैं इसको मान के चलता हूँ। जो इसके बाद जो चौथा स्टेज है, जो ब्रह्मास्त्र मैं मानता हूँ कि आपने तीनों नहीं किया है तो आप फ्लावरिंग के लिए क्या कर सकते हैं, वो चौथा पॉइंट मैं बताऊँगा, ब्रह्मास्त्र। लेकिन ब्रह्मास्त्र के पहले ये इंपॉर्टेंट है NPK, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, सिंचाई में। मिट्टी में नहीं डाल सकते हैं तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करना है आपको 5 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। 15 लीटर का है तो 25 ग्राम आपको NPK घोलना है और स्प्रे करना है। और आपको 3 स्प्रे करना है, 2 से 3 स्प्रे। फल आने के बाद भी कर सकते हैं। और उसमें हर 20 से 25 दिन का आप गैप, 10 दिन से ऊपर रखना है आपको, 15 दिन का गैप रखना है पर स्प्रे में। 15 दिन के बाद भी यदि आपको टाइम है तो सबसे बढ़िया 20 या 25 दिन का गैप रखिए और 3 स्प्रे मारिए उसको, अभी से लेके 3 स्प्रे फल आने के बाद भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, कॉपर है, मैंगनीज है, बोरान है, इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं और उसको 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मार सकते हैं। इसके साथ में 2-4 दिन छोड़ के उसका भी 3 स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें आपकी पैदावारी, पेड़ का जो एक शान है या जो दिखावट है, जो उसका एक रहता है आकर्षित करने की क्षमता, वो बहुत बढ़िया इंक्रीज़ हो जाएगी। प्लांट अपने आप में फूलेगा, फलेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें, NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसका आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे की जो मात्रा है वो 5 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर है NPK और 3 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसको अभी से लेके 3 बार तक स्प्रे करना है फल आने के बाद भी, और हर गैप रखना है उसमें 20 से 25 दिन का। और
आपके पास सुविधा ना हो तो 15 दिन का भी गैप रख सकते हो आप। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आप ये सब चीज़ भी ना कर पाएँ तो क्या वो करें जो आपको फ्लावरिंग दे और अच्छी पैदावारी दे। बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। यदि प्रीवियस मैंने 3 स्टेज बताए हैं, आपने तीनों का भी उपयोग ना किया हो तो आपको बताता हूँ मैं ब्रह्मास्त्र, जिसको मैं मान के चलता हूँ या बोलता हूँ, ये है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, PGRs जिसको कहा जाता है। एक जो कॉमन है दोस्तों वो है पैक्लोब्यूटेराजोल, जो कि फ्लावरिंग को बढ़ाता है, इनिशिएट करता है, साथ में ना वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकता है। ये इसकी एक खासियत बताता हूँ आपको। ये जैसे नाइट्रोजन का यूज़ हमने किया था तो वेजिटेटिव ग्रोथ को यदि ज़्यादा दे देंगे आप यूरिया तो वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। और ये पैक्लोब्यूटेराजोल क्या है, उसको यूज़ करेंगे तो वो फ्लावरिंग को बढ़ाने के साथ साथ वेजिटेटिव ग्रोथ या अननेसेसरी ब्रांच को कंट्रोल करता है, दबाता है। अच्छा, ये एक हो गया है, बट ये कॉमन नहीं है, आपको मंगाना पड़ेगा प्लांट हार्मोन, ये पैक्लोब्यूटेराजोल। और इसको छोड़ के जो हमारे यहाँ कॉमनली अवेलेबल रहता है वो है अल्फा नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, जिसको NNA कहा जाता है। इसकी खासियत ये रहती है दोस्तों, ये फ्लावरिंग को बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको फ्लावरिंग आने के 15 दिन पहले यूज़ करना है। उस चीज़ का ध्यान रखें। इसको आपको फ्लावरिंग आ रही है तब यूज़ करना नहीं है। फ्लावरिंग जब आपको लगे कि अब आने वाली है तो 10-15 दिन पहले इसका इस्तेमाल करें। और इसको 0.2 या 0.3 ml पर लीटर ऑफ वाटर याद रखेंगे। एक स्पेयर में मैं मान के चलूँ तो 4 ml या 4.5 ml तक आता है, उसमें स्प्रे करना है। सिर्फ एक ही बार स्प्रे करना है, वो भी आपको लगे कि अब फ्लावरिंग आने वाली है और उसमें 10 से 15 दिन का टाइम है। अभी के टाइम में बढ़िया है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज़ करें। अच्छा, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का एक और जो बढ़िया चीज़ है, यदि आप फ्लावरिंग आने के 10 से 15 दिन पहले इस्तेमाल करते हैं, ये माल फॉर्मेशन जो जिसको हम गुच्छ रोग कहते हैं, माल फॉर्मेशन, उसको रोकता है, ये ठीक करता है। तो न केवल ये फ्लावरिंग को इंक्रीज़ करता है बट माल फॉर्मेशन को भी रोकता है। तो इन 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन से। पैक्लोब्यूटेराजोल यदि अवेलेबल ना हो तो कॉमनली जो NNA अवेलेबल है हमारे यहाँ, उसका इस्तेमाल करें। लिमिट मैंने बताया है, और वो फ्लावरिंग के 10 से 15 दिन पहले, निकलने के 15 दिन पहले आपको इस्तेमाल करना है। और उसका रिज़ल्ट देखिए, मैंने इस्तेमाल किया है और आपको फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल आप करने के बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छा इसको दिखाया था, अल्फांसो में मैंने लगाया था, साइज़ बढ़ी हुई थी। तो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड न केवल फ्लावरिंग को बढ़ाता है एज वेल एज साइज़ संख्या भी बढ़ाती है, उसके बाद झड़न को भी रोकता है, फलों की साइज़ भी इंक्रीज़ होती है। तो ऑलमोस्ट न केवल ये एक ही चीज़ को कंट्रोल करता है, आपको पूरी तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी एज वेल एज काफ़ी अच्छी यील्ड पैदावारी या बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल करें। आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाएगा और अच्छे से देखें इसको, आप यूज़ करें। ये जो चीज़ें मैं बताया हूं इसके बारे में जितना जल्दी आप अडॉप्ट हो जाएंगे उतना अच्छा आपकी बागवानी के लिए, आम के पेड़ के लिए और आपके लिए अच्छा होगा। और एक साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कहना चाहता था, ये मेरी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मेरी कोशिश है छोटी सी, जिससे आप लोग सब जुड़े हुए हैं एक परिवार के तरह, और मेरे योगदान से यदि आप भी कुछ बागवानी में अपना लगा रहे हैं पेड़ पौधे, और कुछ भी मेरे एंड से यदि आपको सपोर्ट मिल रही है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सब लोगों को। और दोस्तों आप भी यदि प्लांटेशन करें या चाहे 1 लगाएं या 2 लगाएं तो एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा हम सब की तरफ से, हमारे मानव जाति के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं और मुझे इस तरह से आपका समर्थन प्राप्त हुआ है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आपके आशीर्वाद के लिए सदैव मैं अपेक्षित, और क्या बोलूं कि समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह से सदा आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
वाइड है ना है यो चीज तुम हटा छोट करो ना।